हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अति ने खिड़कियों से निकलने की कोशिश की, लेकिन उससे खिड़कियां खुली ही नहीं। हार कर वो दरवाजे के पास आई। उसने सोच लिया था कि छिपते छुपाते वो कैसे ना कैसे कर यहाँ से निकल ही जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, दरवाजे के बाहर एक शख्स खड़ा था, जिसने ऊपर से नीचे अति को एक नज़र बड़े ध्यान से देखा। अति भी बेचारगी से उसे ही देख रही थी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही उस शख्स ने अति का गाल अपने थप्पड़ से लाल कर दिया। एक दर्द भरी आह अति के होठों से निकली और आंखों में आंसुओं की लड़ी बहने लगी। जसन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे कमरे के अंदर लाकर एक झटके से छोड़ दिया। अति गिरते गिरते बची। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी तक तो जश्न सही था, अब अचानक से उसे क्या हो गया? कहीं वो भी उन लोगों की तरह उसे बेरहमी से मारेगा तो नहीं, और कहीं किसी और को बेच तो नहीं देगा? जश्न ने पहले जाकर दरवाज़ा बंद किया और फिर अति की तरफ आकर ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगा। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? ये छोड़ो मुझे। अति उसे खुद को छोड़ देने के लिए कह रही थी और उसे धक्का भी दे रही थी, लेकिन जश्न एक पल के लिए भी नहीं रुका और उसके कपड़े उतारता रहा। वो एक फ्रॉक सूट था, इसलिए उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने आखिर उसे उतार ही दिया। अति अभी तक कुछ समझी ही नहीं थी। जश्न ने उस फ्रॉक सूट को एकदम से अपने सीने से लगा लिया। आधे अधूरे कपड़ों में अभी यूं ही उसके सामने खड़ी रो रही थी अति, लेकिन जश्न की नज़रें उस पर नहीं थी। वो भी बस आंखों में आंसू लिए उस फ्रॉक सूट को अपने सीने से लगाए रो रहा था। तुम समझते क्या हो अपने आप को? कभी केयर करते हो तो कभी मुझे इस तरह जलील करते हो। यही चाहते थे ना तुम? मेरा जिस्म खरीदा है तुमने अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए, तो लो, कर लो अपनी हसरत पूरी। अति ने रोते हुए कहा और अपने जिस्म के बचे कुचे कपड़े भी फाड़ दिए। अब वो तंग आ गई थी। पल पल उसे तड़पाया जा रहा था, जलील किया जा रहा था, एक चीज़ की तरह खरीदा बेचा जा रहा था, और हर कोई उसे नोचने के लिए तैयार बैठा था। जश्न ने जिस तरह ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतरवाए थे, उसके बाद तो उसकी सब्र की सारी हदें टूट गई थी, और उसके साथ साथ वो खुद भी पूरी तरह बिखर गई थी। बहुत कोशिश कर ली उसने अपने आप को बचाने के लिए कि अब वही होगा जो उसकी किस्मत में लिखा है। ये सोचकर उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और जश्न के सामने यूं ही खड़ी रही। उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा और नफरत थी जश्न के लिए। उसने यूं ही जश्न को गिरेबान से पकड़ा और बोली, रुके क्यों हो? अब करो अपनी हसरत पूरी। मेरे जिस्म को पाकर अपने जिस्म की आग बुझा लो, इसलिए मुझे यहाँ लाए थे ना। करो अब मेरे साथ ज़बरदस्ती, करो मेरा रेप। जश्न ने जब उसकी तरफ ध्यान दिया तो एकदम से बुरी तरह कांप गया। उसने जल्दी से पलट कर अपनी आंखें बंद कर ली। अपने गुस्से में उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो क्या कर रहा है, लेकिन अति को उस फ्रॉक सूट में देख वो खुद पर काबू नहीं रख सका। ये फ्रॉक सूट और किसी का नहीं, उसकी बीवी का था। सिर्फ बीवी नहीं, उसकी मोहब्बत, उसकी जान, उसकी ज़िंदगी, वो सब कुछ थी। नियति, नियति नाम था उस लड़की का, और कभी कभी प्यार से जश्न उसे अति भी कह देता था। पलट क्यों गए? करो ना अब अपनी चाहत पूरी। यही तो चाहिए था ना तुम्हें, मेरा जिस्म ही चाहिए था तुम्हें। तो खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, क्यों रोक रखा है खुद को? इस जिस्म के लिए ही तो तुमने करोड़ों रुपए उस घटिया औरत को दिए थे ना, तो आओ और नोच लो इसे। अति घूमकर उसके सामने आकर बोली। जश्न ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके शब्द उसके कानों में किसी गर्म शीशे की तरह पिघल रहे थे और उसके दिल में किसी कांच की तरह चुभ रहे थे। चुप, चुप हो जाओ, जश्न चीख कर बोला, और अपने कांपते हुए हाथों से उसने वो फ्रॉक सूट अति के सीने पर वापस रख दी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपने जिगर का टुकड़ा निकाल कर किसी को सौंप दिया हो। पहन लो इसे, वो रोते हुए बोला। उसके कहने में बेहिसाब दर्द था। अति तो बस हैरानी से उसे देखती रही। उसकी आंखों में भी बेहिसाब आंसू बह रहे थे। उसने जल्दी से उस कपड़े को अपने ऊपर लपेट लिया। जश्न से अब एक पल भी वहाँ नहीं रुका जा रहा था। वो दरवाज़ा खोल जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गया और जाते जाते दरवाज़ा भी बंद कर गया। अति ने रोते हुए उस कपड़े को दोबारा खुद पर पहना
और नीचे फर्श पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्या हो रहा है उसके साथ और क्यों? उसके साथ ही क्यों? अभी कुछ दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था। उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। भले उसके माँ बाप नहीं थे, वो कुछ साल पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो अपने भाई के साथ खुश थी। 3 महीने पहले ही अचानक से उसका भाई शादी करके अपनी बीवी को अपने साथ घर लाया। भले ही उसके भाई ने अचानक से शादी की, लेकिन अति खुश थी अपनी भाभी के आ जाने से, ये सोचकर कि कम से कम घर में खुशियाँ तो आईं। पर उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ तो शायद उसी दिन उसे रूठ गई थी जिस दिन उसके घर में उसकी भाभी ने कदम रखा था। उसे कभी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसका भाई उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन जब से उसकी भाभी घर में आई, तब से ही उसके भाई का रवैया उसके प्रति बदल गया था। उसे हर बात पर सुनाया जाता, ताने दिए जाते, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई और उसे सारा दिन घर का काम करवाया जाता। अति को काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अपनी पढ़ाई छोड़ना उसे मंजूर नहीं था। इसलिए उसने पहली बार अपने भाई के सामने किसी चीज़ की ज़िद की, जिसका जवाब उसे उसके भाई ने उस पर हाथ उठा कर दिया। वो हैरान रह गई। जिस भाई ने कभी उसे डांट तक नहीं थी, आज उसी भाई ने उसे थप्पड़ मार दिया। लेकिन एक बार जो हाथ उठाने का सिलसिला शुरू हुआ, वो ख़त्म ही नहीं हुआ। अब हर छोटी छोटी बात पर उस पर हाथ उठाया जाने लगा और उसे सारा दिन कोसा जाता। उसके माँ बाप की मौत का जिम्मेदार भी उसे ठहराया जाता, जबकि उसका तो उस सब चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं था। वो हर चीज़ चुपचाप सहती रहती। उसकी वजह से उसके भाई भाभी के रिश्ते में दरार ना आ जाए, इसलिए वो कभी भी अपनी भाभी को कोई जवाब नहीं देती। लेकिन एक दिन हद हो गई। दूध उबालते वक्त अति किसी ख्याल में खोई हुई थी, तो उबलते हुए दूध का उसे पता नहीं चला और थोड़ा सा दूध गैस पर गिर गया, जिसके बाद उसकी भाभी को इतना गुस्सा आया कि उसने वो सारा दूध अति के ऊपर गिरा दिया और कहा कि मेरा पति सारा दिन मेहनत से पैसे कमाता है और वो उनके पैसों को बर्बाद कर रही है। एक तो गर्म दूध की जलन और दूसरा अपनी भाभी के ताने सुनकर रो रो कर अति का बुरा हाल हो चुका था। उसे ये भी डर था कि भाई के घर आने के बाद वो उसका क्या हाल करेंगे। लेकिन जब उसका भाई घर में आया तो सब उसकी सोच के उलट हुआ। आज पहली बार उसके भाई ने उसका हालचाल पूछा, लेकिन अति ने जो उसकी भाभी ने उसके साथ किया वो सब नहीं बताया। उसके भाई ने उसे एक नया सूट दिया और पहनने के लिए कहा और उसके बाद उसे अच्छे से खाना खिलाया। शायद उन्होंने खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी, लेकिन अति ने खाना ढंग से नहीं खाया, इसलिए उस दवाई का असर उस पर ज़्यादा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ही एक शख्स उनके घर आया। रात का वक्त था, इसलिए अति अपने बिस्तर में ही थी और उसे बिस्तर में देख उसके भाई भाभी को लगा शायद वो सो रही है। वो उनके कमरे में आए और बातें करने लगे, लेकिन उनकी बातें सुनकर अति के होश उड़ गए और आंखों में से बेहिसाब आंसू बहने लगे। उसके भाई ने 5 लाख में उसे शेखर को बेच दिया था। अब सबकी बातें सुनकर अति अपनी जगह से उठी और अपने भाई के सामने गई। जो भाई उसे अपनी जान से प्यारा था, आज उससे ही उसे नफरत हो रही थी। उसने उससे पूछा कि वो एक भाई होकर अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो जवाब उसके भाई ने नहीं, भाभी ने दिया कि आज तक उसके माँ बाप के इलाज और उसके रहने सहने और पढ़ाने लिखाने में जितना भी खर्च हुआ है, सब उसके भाई ने किया है। तो अब वक्त है वो सब वापस वसूलने का। अति ने उनका विरोध किया और उन्हें पुलिस की धमकी भी दी, लेकिन शेखर पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर आया था। उसने अति को बेहोश किया और सीधा कालिंदी के पास उसके कोठे पर ले आया। शेखर लड़कियों के दलाल के साथ साथ उसका सबसे करीबी आदमी भी था। उसका हर काम वही देखता था। यूं ही रोते रोते और अपनी अतीत की बातें सोचते सोचते अति फर्श पर बैठे बैठे ही सो गई। वहीं कमरे में जो कुछ हुआ उसके बाद जश्न सीधा घर से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। बार बार अति के आंसू, उसके कहे गए शब्द और उसका वो जख्म और घावों से भरा जिस्म उसके सामने आ रहा था, जो उसे बेचैन कर रहे थे। उसकी आंखें नमी से झिलमिला रही थी और हाथ पैर काँप रहे थे। कुछ सोचते हुए उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, लेकिन अगले ही पल आंखें खोल उसने सामने से आता ट्रक देखा जो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की ब्रेक फेल हो चुकी थी। उसने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो ट्रक स्पीड से उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसकी गाड़ी हवा में उछल गई और एक झटके से नीचे सड़क पर गिरी। खून से लथपथ उसका हाथ गाड़ी की खिड़की पर झूल गया।
जश्न का सिर दर्द हो रहा था। अति की कई बातों के बारे में सोच सोच कर। कुछ बातें ऐसी थी जो सीधा दिल पर चोट कर रही थी। उन्हीं बातों को सोच सोच कर उसकी आंखें झिलमिला गई, जिनकी नमी सुखाने के लिए एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें वापस खोली, उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने से एक तेज़ गति से आता ट्रक उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक पल के लिए तो जश्न का दिल किया कि खड़ा रहे यूं ही, लेकिन फिर उसने एकदम से गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक उस ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। उसकी गाड़ी हवा में उछलते हुए ज़मीन पर आकर गिरी और एक ज़ोर की आवाज़ आई, जिसके बाद उसका खून से लथपथ हाथ गाड़ी की खिड़की में बाहर की तरफ झूल गया। वहाँ खड़े सभी लोग जल्दी से उसकी गाड़ी की तरफ दौड़े। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया था, क्योंकि भले ही वो अपने गुरूर में मगरूर हो, लेकिन गरीबों के लिए वो एक मसीहा भी था। उन लोगों ने जल्दी से उसे गाड़ी से बाहर निकाला और सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। हॉस्पिटल में एडमिट होते ही जश्न के एक्सीडेंट की बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और ये आग शेखावत विला में भी तबाही लेकर आई। अति की जब आंखें खुली तो खुद को अनजान जगह में पाकर वो एकदम से उठकर बैठ गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसके जहन में बीते दिनों की कड़वाहट घुल गई और आंखों से आंसू एक बार फिर बह गए। लेकिन उसने जल्दी से खुद को समेटा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगी। जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम निकाला, किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे ले आया। वो खुद को छुड़वाने की और मनीषा को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन मनीषा लगातार उसे खींचते हुए नीचे तक ले ही आई। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, उसने कहा और एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया तो मनीषा ने गुस्से से उसे देखा और फिर से उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें क्या दर्द होगा? दर्द तो उसे हो रहा है जो तुम्हें इस घर में लेकर आया। अति अपने हाथ को देख रही थी, जो मनीषा ने इतना ज़्यादा कसकर पकड़ा था कि पूरा हाथ लाल हो गया था और उसकी उंगलियों के निशान लाल से नीले हो चुके थे। मनीषा ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए तुनक कर बोली, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और इस घर में कर क्या रही हो? सुबह जश्न जी तुम्हें इस घर में लेकर आए और तुम्हारे साथ साथ इस घर में मनहूसियत भी आई, जो तुम्हारे आते ही उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। रागिनी जी और हर्ष दोनों जश्न के एक्सीडेंट की खबर पहुंचते ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे, इसलिए मनीषा घर पर अकेली थी। वो किसी तरह जश्न के कमरे में जाने का रास्ता ही ढूंढ रही थी कि अति को बाहर की तरफ झांकते देख उसे ये मौका मिल गया था। रागिनी जी या फिर जश्न इस घर में होता तो उसकी कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं होती। उसे जश्न के एक्सीडेंट का दुख तो था, लेकिन उसका इरादा अति को इस घर से निकालने का था। जिस तरह सुबह जश्न उसे अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर गया था, उसे जश्न के इरादे अति को लेकर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो उसे इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, जो कि जश्न के होते हुए तो मुमकिन ही नहीं था। जश्न के एक्सीडेंट की खबर सुनकर अति भी हैरानी से मनीषा की तरफ देख रही थी। उसे बुरा लग रहा था, लेकिन जो कुछ उनके बीच हुआ था उसके बाद उसके दिल में उसके लिए सिर्फ नफ़रत थी, और नफ़रत इस वक्त उसके मासूम दिल पर भारी पड़ रही थी। अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो उन्हें नहीं कहा गाड़ी में कहीं जाने के लिए। अति भी गुस्से से बोली, वाह कितनी एहसान फरामोश है तू। तो वो तुझे इस घर में लेकर आए और तू उनके लिए ही बद्दुआ दे रही है। कोई बद्दुआ नहीं दी मैंने, लेकिन अब उनको दुआ दूं इतनी दरिया दिल भी मैं नहीं। अति ने गुस्से से उसकी बात काटते हुए कहा और वहाँ से जाने लगी। तभी मनीषा ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ा और बोली, तुझ जैसी लड़कियों की दुआएं जश्न जी को चाहिए भी नहीं, उनके लिए मैं हूँ। तेरी दुआएं तो क्या, तू भी उन्हें इस घर में नहीं चाहिए। कहते हुए ही उसने अति को खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया था। अति एक बार फिर उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक दो बदन दर्द और दूसरा हाथ इतनी ज़ोर से दबाने पर वो सिर्फ कोशिश करती रह गई। जबकि मनीषा ने दरवाजे पर पहुंचकर उसे एकदम धक्का दिया और बोली, इससे पहले कि जश्न जी आकर तुझे इस घर से बाहर निकाले, अभी इसी वक्त अपनी मनहूस शक्ल लेकर चली जा यहाँ से, वरना क्या। तभी एक रौबदार आवाज़ वहाँ पर गूंजी, जिसे सुनकर मनीषा की आंखें और कान दोनों बड़े हो गए। उसने मुश्किल से नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा तो जश्न, रागिनी जी और हर्ष के साथ दरवाजे के बाहर खड़ा था।
मनीषा के धक्का दे देने से अति दरवाजे पर गिर गई थी और नीचे फर्श पर बैठी थी। धक्का देने से वो एकदम दरवाजे से टकरा गई, जिससे उसकी पूरी बाजू छिल गई थी और खरोंच आने के कारण उसमें से खून आ रहा था। जशन के सिर पर और हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी। मनीषा को गुस्से से देखते हुए वो अंदर की तरफ आया और बोला, बोलिए वरना क्या? मैं तो इसे घर से बाहर निकाल रही थी। जब से घर में आई है तब से अपशुगन ही हो रहा है। अब आप खुद ही देख लीजिए, सुबह ही ये घर पर आई और शाम होते होते आपकी जान पर बनाई। मनीषा ने मुंह बनाते हुए कहा तो जशन के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नज़र अति की तरफ देखा, जो अपनी बाजू पर हुए घाव की तरफ देख रही थी। मेरी जान लेने के इरादे एक बार नहीं 1000 बार हुए हैं लोगों के, लेकिन जशन सिंह शेखावत की जान लेना इतना आसान नहीं। और रहा सवाल इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, ये सवाल करने का हक आपका नहीं और इसका जवाब देना मैं ज़रूरी भी नहीं समझता। कहते हुए उसने एक बार फिर अति को अपनी गोद में उठा लिया, जो अभी तक नीचे फर्श पर ही बैठी थी। उसकी खुद की बाजू पर पट्टी बंधी थी और इस वक्त उसे असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अति को नीचे नहीं उतारा। तुमने इसे क्यों उठा लिया गोद में? तुम खुद इस वक्त इतने दर्द में हो और अभी भी इस लड़की की परवाह किए जा रहे हो। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बताओगे या नहीं? रागिनी जी जशन को देखते हुए बोली, लेकिन जशन बिना उनका कोई जवाब दिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रागिनी जी बस निराशा से उसे जाते देखती रह गईं, लेकिन उसके बाद उन्होंने गुस्से भरी नज़रों से मनीषा की तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमरे से बाहर जाने की? जशन ने कमरे में आकर फिर से अति को बेड पर पटकते हुए कहा और अलमारी की तरफ गया। और आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? अति ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, लेकिन जशन ने घूर कर उसकी तरफ देखा और फिर से उसकी तरफ बढ़ गया। वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम शायद भूल रही हो तुम्हें यहाँ मैं लेकर आया हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं भूली, और भूल भी कैसे सकती हूँ कि आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं, वो भी खरीद कर। उसने खरीद शब्द पर जोर देते हुए कहा तो जशन के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और उसके चेहरे की नसें तन गई। क्या हुआ, सच सुनना पसंद नहीं आया क्या आपको? अति ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा और बोली, मैंने तो आपको पहले भी कहा है, झूठ का नकाब ओढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी सारी सच्चाई जानती हूँ मैं, आपके इरादों को अच्छी तरह से समझती हूँ और कोई हैरानी नहीं है मुझे आपके इरादों को जानकर, क्योंकि यहाँ पर जब अपने ही हमें इंसान ना समझें तो पराये से क्या उम्मीद करनी। जब हमारे अपने खून के रिश्ते ही हमारा अस्तित्व मिटाने पर तुले हों तो दूसरों से अपने वजूद की रक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जशन उसके सामने खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। यूं ही उसकी बातें सुनते सुनते वो पूरी तरह से उसके ऊपर झुका तो अति पीछे हटने लगी, लेकिन जशन की आंखों में गुस्से की लाली देखकर वो पूरी तरह सहम गई थी, इसलिए पीछे हटने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। तुम्हें क्या लगता है? क्या नहीं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे इरादे मेरे दिमाग के अलावा मेरे लबों तक नहीं आते तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चले जाएंगे? लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ खरीद कर लेकर आया हूँ, अपनी हसरतें पूरी करने के लिए लेकर आया हूँ, तो जैसा तुम चाहो वैसा समझो। तुम्हारी चाहत और समझ से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक बात और, अगर सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खरीद कर यहाँ लेकर आया हूँ तो एक बात याद रखना, जशन सिंह शेखावत एक स्मार्ट बिजनेसमैन है जो एक पैसा बर्बाद नहीं करता। तो तुम्हारी कीमत तो फिर भी करोड़ों में लगी थी, इसलिए जब तक मैं ना चाहूँ तुम इस घर से तो क्या, इस कमरे से भी बाहर नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर अति की आंखों में नमी तैर गई। जो 1% उम्मीद थी उसे कि जशन वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, वो भी टूट गई थी। लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर तालियां बजाते हुए बोली, आ गए ना आप अपनी औकात पर, यही है आपका असली चेहरा। लेकिन एक बात याद रखना, भले ही होंगे आप बड़े बिजनेसमैन और कहीं के राजकुमार, लेकिन मुझ पर अपनी ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना मतलब नहीं रहना, और आप चाहे जितनी मर्जी बंदिश लगा लो, उन बंदिशों को तोड़कर मैं यहाँ से निकल कर ही रहूँगी। उसकी बात सुन जशन हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके करीब बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। अति गुस्से से उसे देखती रही, लेकिन जशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
उसने अपने हाथों में ली हुई ट्यूब में से दवाई निकाली और अति की बाह पर लगाने लगा, जहां आज उसे दरवाजे पर लगने की वजह से चोट आ गई थी। अति ने अपनी चोट पर दवाई महसूस करते ही उससे अपनी बाह छुड़वानी चाही, लेकिन जस ने उसकी बाह को बेहद कस कर पकड़ा हुआ था। दवाई लगाने के बाद जस ने खाना मंगवाने के लिए मेड को फ़ोन किया और सिर्फ अति के लिए खाना मंगवाया। अति गुस्से से उसे घूर रही थी, लेकिन जश्न के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। थोड़ी ही देर में रमा आंटी उनके लिए खाना लेकर आई, जिसे जश्न ने दरवाजे से ही ले लिया। दरवाज़ा बंद कर वो खाने की ट्रे अति के पास लेकर आया और उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, रात काफ़ी हो गई है, खाना खाओ और सो जाओ। मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो, हमारी लड़ाई तो फिर कभी भी पूरी हो जाएगी। उसके रवैये से अति पूरी तरह से खींच गई थी। जश्न पूरी तरह से उसकी समझ से बाहर होता जा रहा था, इसलिए उसका सारा गुस्सा उसके चेहरे पर उतरा और गुस्से से ही उसने उस थाली को पीछे की तरफ फेंक दिया और चीखते हुए बोली, नहीं चाहिए आपका ये खाना और ना ही आपकी बातें सुननी है। एक तरफ से जख्म देते हैं और दूसरी तरफ मरहम लगाने भी आ जाते हैं। कैसे एक पल में बदल जाते हैं आप, थक नहीं जाते ये नाटक करते करते। वो गुस्से में बोल रही थी, लेकिन जश्न उसकी बातों पर ध्यान ना देकर चुपचाप वो खाना वापस से ट्रे में उठाकर रखने लगा और उस जगह को साफ करने लगा जहाँ पर खाना गिरा था। घर में सैकड़ों नौकर होंगे, लेकिन जश्न खुद वो सारा गंद साफ कर रहा था। अति को जश्न पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा अपनी ही हरकत पर कि उसने गुस्से में खाना क्यों फेंका। वो भी अपनी जगह से उठी, जश्न के हाथ से पोंछा खींचकर नीचे फर्श से सारे दाग साफ करने लगी। उसके इस तरह आने से और पोंछा खींचकर नीचे फर्श साफ करने से जश्न के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अति ने वो सब साफ करके सारा सामान एक साइड पर रख दिया और हाथ धोकर वापस से आकर बेड पर बैठ गई। जश्न ने थोड़ी देर पहले मंगवाई बड़े बड़े बैग में से एक नाइट सूट निकाल कर अति को दिया और बोला, कपड़े बदल लो और फिर आराम से सो जाना। एक नज़र उसने गुस्से से देखा और फिर मुंह बनाते हुए उससे वो कपड़े खींचकर बाथरूम में चली गई। वो कपड़े बदल कर आई तो जश्न भी अपने कपड़े बदल चुका था। उसे गुस्से में देखते हुए अति एक बार फिर से आकर बेड पर बैठ गई तो अगले ही पल जश्न भी बेड पर आया और उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। एक पल के लिए तो अति की धड़कन ही रुक गई। वो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए जश्न को देखती रही, लेकिन जश्न ने उससे नज़रें नहीं मिलाई। वो कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले ही जश्न बोला, बस एक रात चाहिए सुकून की, और उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया, जैसे कहना चाहता हो कि वो उसके बालों को थोड़ा सहला दे। उसके इस तरह लेट जाने से अति को पिछली रात याद आई, जब जश्न यूं ही उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया था। जिस जगह पर पूरी रात लड़कियों के जिस्म को नोचा जाता है, उनकी इज्जत को तार तार किया जाता है। खुद को मर्द कहलाने वाले नामर्द दूसरों की कमज़ोरी पर हंसकर अपनी ताकत दिखाते हैं। उस जगह पर जश्न ने उसके साथ रात तो बिताई थी, लेकिन उसे छुआ भी नहीं, बस यूं ही उसकी गोद में सिर रखकर सोता रहा। आखिर क्यों वो कल भी ऐसे सोया और आज भी? क्या पहेली है जश्न की, जो सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी अति के लिए। यूं ही अपनी सोचों में डूबी अति के हाथ कब जश्न के बालों में चलने लगे उसे पता ही नहीं चला। बस आंखों से एक बूंद आंसू निकला जो जश्न की आंख के बिल्कुल नीचे गिरा, और क्या किस्मत पाई उस आंसू ने, जो एक की आंख से निकल दो गालों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा गया। लेकिन उस आंसू के बाद अति की धड़कनें एकदम से रुक गईं, जब जश्न ने पलटते हुए चेहरा भी फेरा और अति के पेट से लग गया। उसके होंठ उसके पेट को छू गए और आंसू उसकी आंख से भी निकल गया। अचानक ही अति के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। वो झटके से ऊपर हुई तो हलचल महसूस कर जश्न ने भी अपनी आंखें खोली। एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए वो उठा और अपने कमरे में ही दूसरी तरफ बने एक दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गया। अति बस हैरानी से उसे जाते देखती रही। उसके जाने के बाद उसने अंगड़ाई ली, लेकिन उसकी अंगड़ाई लेते लेते ही जश्न कमरे में वापस आ गया तो उसने जल्दी से अपनी बाहें नीचे कर मुंह बंद कर लिया। जश्न जो उसकी तरफ ही देख रहा था, उसने हंसी आ गई तो उसने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया और छिप कर मुस्कुराने लगा, जबकि अति उसे घूर रही थी गुस्से से।
जशन उसे बिना कोई रिस्पॉन्स दिए ही बाथरूम में चला गया। उसके वॉशरूम में जाने के बाद अति ने अलमारी की तरफ देखा जहाँ से कल उसने वो फ्रॉक सूट निकाला था। अब तो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि एक बार उस अलमारी का दरवाज़ा ही खोल दे। ना जाने कब जशन पर कोई भूत सवार हो जाए और वो फिर से ऊट पटांग हरकतें शुरू कर दे। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर आया तो अति वैसे ही बैठी थी। जशन ने टेबल पर रखे बैग में से एक सूट निकाल कर उसे दिया और बोला, नहा लो, बेटर फील होगा। इससे पहले कि जशन का मूड चेंज हो जाए, अति ने जल्दी से वो कपड़े उससे लिए और बाथरूम में भाग गई। जशन ने रमा आंटी को फ़ोन किया और अति के लिए नाश्ता ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद अति नहाकर बाहर आई तो कमरे में कोई भी नहीं था। उसने अपनी पीठ पर टॉवल लपेट रखा था। कमरे में किसी को भी ना देखकर उसने वो टॉवल उतार कर बेड पर फेंका और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी पूरी पीठ नंगी थी क्योंकि जो सूट जशन ने उसे दिया था उसकी बैक पर जिप लगी हुई थी जो उससे बंद नहीं हो रही थी। आईने के सामने खड़ी होकर वो एक बार फिर से उस जिप को बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा था। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी की उंगलियों की छुअन महसूस हुई। उसने आईने में से नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा तो उसके पीछे जशन खड़ा था। वो एकदम से अपनी पीठ को कवर करते हुए पलट कर खड़ी हो गई। आप तो यहाँ नहीं थे, फिर अचानक कैसे? वो हकलाते हुए बोली। जशन ने इस वक्त सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे और ऊपरी बदन पर कुछ भी नहीं था। इस वक्त वो पूरी तरह पसीने से भरा हुआ था, शायद कसरत या फिर जिम करके आया था। उसके चेहरे को देखते हुए जशन उसके करीब हुआ और उसके हाथों को उसकी कमर से हटाकर उसकी जिप बंद करने लगा। उसके इस तरह करीब होने से अति की सांसें अटक रही थी। उसका चौड़ा सीना उसके बिल्कुल करीब था जिस पर बार बार उसकी नज़र ठहर रही थी। लेकिन उसका बुरा हाल तब हुआ जब जशन के होंठ बिल्कुल उसके कानों से टकराए और वो धीमे से बोला। पलट कर खड़े होने से आईना नहीं पलट गया, अभी भी सब साफ दिखाई दे रहा है। अति के होंठ सूखने लगे। उसने तो ध्यान ही नहीं दिया कि वो पलट कर भी तो आईने के सामने ही है और अब उसकी पूरी पीठ आईने से जशन को दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी से पीठ पर हाथ रखे, लेकिन अब तक जशन जिप बंद कर चुका था। उसी वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ तो जशन अपना पसीना पोंछते हुए दरवाज़ा खोलने गया। सामने रमा आंटी ब्रेकफास्ट की ट्रे लिए खड़ी थी। जशन ने एक बार फिर दरवाजे पर ही उनसे वो नाश्ते की ट्रे ली और दरवाज़ा बंद कर अंदर आ गया। नाश्ता देख अति ने अपने होठों पर जीभ फेरी। उसे बहुत भूख लगी थी क्योंकि कल रात भी अपने गुस्से के चलते वो खाना नहीं खा पाई। जशन ने टेबल पर खाना रखा और उसे खाने के लिए कहा तो अति जल्दी से सोफे पर बैठने खाने लगी, लेकिन खाते खाते उसके हाथ और मुंह दोनों रुक गए जब उसने जशन की बात सुनी जो अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जा रहा था। मुझे ऑफिस जाना है, शाम को वापस आऊँगा और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इस कमरे में ही रहोगी, चाहे कोई भी दरवाज़ा नॉक करे। ना ही तुम बाहर जाओगी और ना ही कोई इस कमरे के अंदर आएगा। पर मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं, जशन ने कहा और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। हाँ, मेरी मर्जी वैसे भी क्यों चलेगी? मर्जी और इच्छा तो इंसानों की होती है, मैं कौन सा कोई इंसान हूँ? मैं तो आपकी खरीदी हुई एक चीज़ हूँ जिसकी ना अब कोई ज़रूरत रही ना ख्वाहिश। जब तक आपका मन नहीं भरता मुझसे तब तक तो मुझे आपके इशारों पर ही चलना है और उसके बाद उसके इशारों पर जिसे आप मुझे भेजें। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही जशन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर एक झटके में उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। वो गुस्से से उसे घूर रहा था और अति भी आंखों में नमी और गुस्सा एक साथ लिए उसे देख रही थी, लेकिन आखिर उसे ही अपनी नज़रें झुकानी पड़ी क्योंकि जशन की आंखों की इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही थी और उसकी नज़रें अब और नहीं झेल पा रही थी। पहले भी कहा है तुमसे और अब भी कह रहा हूँ, तुम्हें जो सोचना हो तुम सोच सकती हो। तुम्हारी सोच से ना मेरी सोच बदलेगी और ना ही मेरे इरादों को कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर बता दूँ तुम्हें कि होगा वही जो मैं चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर उसे एक झटके में छोड़ जशन वहाँ से बाथरूम में चला गया और फिर तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गया। माई, बहुत कोशिश कर ली हमने, पर साला वो शेखावत का घर 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 नहीं कोई जेल है।
जहाँ उसकी इजाज़त के बिना ना कोई अंदर जा सकता है और ना कोई बाहर आ सकता है। शेखर ने झल्लाते हुए कालिंदी से कहा, मुझे तो लगता है उस शेखावत को उस लड़की से इश्क हो गया, इसलिए उसे अपने घर ले गया। अकेला तो है ही शायद। शादी। चुप, एकदम चुप, एक लफ्ज़ और नहीं। कालिंदी ने सुरेश को आंखें दिखाते हुए कहा और अपनी एक उंगली अपने ही होठों पर रख ली। वो लड़की किसी की बहू बीवी नहीं बन सकती। वो एक वैश्या है और उसे इस कोठे की शान बनना है। उसे लोगों की रखेल बनना है, किसी के घर की इज्जत नहीं। उसका काम इस बाज़ार में धंधा करना है, किसी को मोहब्बत करना नहीं। कालिंदी ने आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए चीखते हुए कहा। उसने गुस्से से तीनों की तरफ देखा और बोली, उसके घर में चाहे सब्जी वाला बनकर जाओ या दूध वाला, लेकिन मुझे वो लड़की इस कोठे में चाहिए। जश्न के जाने के बाद अति चुपचाप कमरे में बैठी रही। एक तरफ अपने भाई की बातें दुख दे रही थी, तो दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी जश्न की बातें उसे याद आती और आंखें नम हो जाती। रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोती रोती वो एक बार फिर सो चुकी। तभी अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। सुबह जश्न के ऑफिस जाने के बाद अति कमरे में अकेली थी। खुद को रोकने की कोशिश करने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे बार बार याद आ रहा था, जिससे उसका दिल दुख रहा था। अपने भाई की दिया हुआ धोखा, भाभी का बर्ताव, कोठे में सबका नज़रिया और वहाँ का रहन सहन और लड़कियों पर होता अत्याचार, और उसके बाद जश्न का मिस्टीरियस बिहेवियर और उसकी कहीं बातें बार बार उसे याद आती और उन्हें याद कर रोने के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था। यूं ही रोते रोते वो सो गई थी। अब दोपहर हो चुकी थी। कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुला और जश्न अंदर आया। उसके हाथों में एक छोटा सा कैरी बैग था। वो अति से कहकर गया था कि रात को आएगा, लेकिन अभी उसे गए 4 घंटे ही हुए थे कि वो वापस भी आ गया। उसने आकर अति की तरफ देखा, जो बिस्तर पर सिमटी हुई सो रही थी। दरवाज़ा बंद कर जैसे वो उसके करीब बढ़ा और उसे देखने लगा। थी तो वो बच्ची सी, लेकिन कई दिनों से मासूमियत भी उससे शायद रूठ गई थी। जो कुछ वो अपनी ज़िंदगी में देख रही थी वो तो बड़ों बड़ों को झकझोर कर रख दे। वो तो फिर भी 17 साल की मासूम थी। गालों पर छपे आंसू, सूखे होंठ बता रहे थे कि वो काफ़ी देर रोई है, और उस पर से लाल नाक। बस तौबा तौबा, सोती हुई भी वो बहुत क्यूट लग रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी, इसलिए वो सिकुड़ रही थी। जश्न ने एसी का टेम्परेचर कम किया और उसके ऊपर कंबल ओढ़ाने लगा, लेकिन तभी उसकी उंगलियां उसके गालों को छू गई। उसके बाद जश्न ने जल्दी से अपने हाथ उसके गालों पर रखे। अति को बहुत तेज़ बुखार था। अब उसे अति की ठंडी ठंडी सिसकियां भी सुनाई देने लगी, जो वो बुखार में कांपते हुए ले रही थी। ए लड़की, जश्न ने उसे पुकारा, लेकिन वो लगभग बेहोशी की हालत में थी। जश्न ने जल्दी से एसी पूरी तरह से बंद किया और अति को पूरी तरह से अपनी गोद में ले लिया। अति शब्द उसके होठों से निकल ही नहीं रहा था, इसलिए वो उसे ए लड़की कहकर ही पुकार रहा था। लेकिन अति अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, बस कांपे जा रही थी। जश्न ने उसे दोबारा बेड पर लिटाकर अलमारी में से एक सिरप निकाला और उसके होठों को खोल चम्मच से उसे वो सिरप पिलाया। उसके बाद उसने तुरंत अपने कपड़े निकाले और कंबल में अति के साथ ही लेट गया। उसने पूरी तरह उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके हाथ पैर मसलने लगा। धीरे धीरे उसका कांपना कम हो रहा था और जिस्म में हो रही तपन भी कम हो रही थी। इस वक्त उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। अति को यूं बुखार से तड़पते देख उसे वो तड़प खुद को महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ मनीषा को जब पता लगा कि जश्न घर पर वापस आया है, तो वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई, लेकिन तब तक जश्न अपने कमरे में जा चुका था और अब उसका दरवाज़ा भी बंद था। आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में जो दिन में भी तुम इसके बिना नहीं रह पाए? जब से ये लड़की आई है तब से तुम्हें ढंग से देख भी नहीं पाई मैं। जिस कमरे में आज तक मैं कदम नहीं रख पाई, ये महारानी उस कमरे में अपना डेरा जमा कर बैठी है। इससे पहले कि बात और आगे बढ़े, मुझे ही कुछ करना होगा। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे जल्द ही इसे घर से बाहर निकाल कर फेंकना होगा। उसने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ मन ही मन कहा। दवाई की वजह से
और जश्न के लगातार उसके हाथ पैर मसलने की वजह से अति का बुखार उतरने लगा था और अब उसका पूरा शरीर पसीने से भरने लगा था। शरीर की पूरी गर्मी निकल रही थी, इसलिए उसने अपना कंबल उतार कर फेंक दिया और अपने कपड़े भी इधर उधर करने लगी। गर्मी गर्मी, वो नींद में ही बड़बड़ाई। उस दवाई की वजह से वो बहुत गहरी नींद में थी, लेकिन अब गर्मी उसे बेचैन कर रही थी। जशन ने जब उसका बड़बड़ाना सुना तो उसने भी कंबल अलग किया और उसे यूं अपने कपड़े उठाते देख उसने खुद आगे बढ़कर उसके कपड़े खोल दिए। धीरे धीरे वो लगभग उसके पूरे कपड़े हटा चुका था। उसने एसी ऑन किया और एक बार फिर कंबल अति और खुद के ऊपर डाल दिया। वो पहले उसके हाथ पैर मसल रहा था, तो अब उसके चेहरे और गर्दन पर फूंक मार रहा था ताकि उसका पसीना सोख सके। कब उसे भी यूं नींद आ गई उसे पता नहीं चला, लेकिन जब थोड़ी देर बाद दवाई का असर खत्म हुआ तो अति ने हरकत करनी शुरू की। खुद को यूं कंबल में देख उसे थोड़ी हैरानी हुई और तभी उसने महसूस किया कि कंबल के साथ साथ वो किसी की बाहों में भी सिमटी हुई है। उसने आंखें खोलकर देखा तो जशन का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था और उसके बाद ही उसकी नज़र उसके चौड़े सीने पर गई जहाँ से कंबल थोड़ा सरक गया था। उसे यूं देख उसकी सांसें अटकने लगी, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने महसूस किया कि उसने खुद ने कपड़े नहीं पहने हुए। ना वो बिस्तर से उठने की हिम्मत कर पाई और ना कुछ कहने की, लेकिन उसकी आंखें हिम्मत नहीं रख पाई और उनमें से गर्म आंसू बहने लगे जो जशन के हाथ पर गिरे तो उसने अपनी आंखें खोली। अति का झुका हुआ चेहरा उसके चेहरे के ऊपर ही था, तो उसने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से बहते लबालब आंसू उसके गालों से होते हुए उसके गालों पर गिरने लगे। कर ली ना आपने अपनी मनमर्जी। सही कहते थे आप कि मेरी सोच आपके इरादे नहीं बदल सकती। मैं सच में सोच रही थी कि आप शायद वैसे नहीं हैं जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, लेकिन मेरी सोच ही गलत थी। आपके इरादे तब भी वही थे और आज भी वही हैं, और अब तो आपने अपने इरादों को अंजाम भी दे दिया। कर ली मेरे साथ ज़बरदस्ती, उसने रोते हुए कहा। जशन ने आराम से उसे अपनी बात कहने दी और जब वो चुप हो गई तो भी वो एक पल उसे देखता ही रहा, लेकिन अगले ही पल उसने उसे खींचकर फिर से अपनी बाहों में समेट लिया। अति की तो धड़कनें एकदम से रुकने लगी, लेकिन जशन का चेहरा नॉर्मल ही था। वो खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जशन ने बहुत ज़्यादा कसकर उसे खुद से सटा रखा था। तुम्हें बुखार था और तुम ठंड में बुरी तरह से काँप रही थी, इसलिए तुम्हें गर्मी देने के लिए कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती करता है क्या? अपने गंदे इरादों को अच्छा साबित करने की कोशिश मत कीजिए। पहले मैं आपको समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब पूरी तरह से समझ चुकी हूँ कि आप एक निहायत ही घटिया इंसान हैं, जिसे वही करना है जो उसे खुशी दे, चाहे उसकी खुशियाँ किसी और को कितना ही गम क्यों ना दे। यही सच था कि आप मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यहाँ लाए हैं, और आज ये बात साबित भी हो गई। मैं बुखार से तड़प रही थी, लेकिन आपने फिर भी मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर अपने गंदे इरादों को पूरा कर ही लिया। मेरा जिस्म पाकर अपनी हवस की आग शांत कर ही ली। अति लगभग उसे बिस्तर में ही धक्का देते हुए बोली और हटने लगी, लेकिन जशन ने एक बार फिर उसे पकड़ा और बिस्तर के अंदर कर लिया। तुमने कुछ पहना नहीं हुआ, पहले ये पहन लो, उसने अपनी शर्ट उसके आगे करते हुए कहा, जो उसने अभी फर्श से उठाई थी। उसे अपनी शर्ट देते देख अति व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, नींद में हैवानों की तरह फ़ायदा उठा सकते हो तो आंखें खोलने के बाद नकाब क्यों ओढ़ लेते हो? ये जिस्म ही तो चाहिए था आपको। अब क्या पर्दा करना, रहने दीजिए, ये नाटक मत कीजिए। अति अभी कह रही थी कि जशन अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं लगती ज़रूरत तो ना सही, मुझे तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे यूं उठते देख अति हैरान रह गई। जशन के ऊपरी बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। अति ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और उसे वो शर्ट भी खींच ली। उसे वो शर्ट पहनते देख जशन के होठों पर एक मुस्कुराहट सी आ गई, लेकिन जल्दी ही वो गायब भी हो गई।